हमारे इस चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज हम भारत का भूगोल शुरू करने चल रहे हैं। भारत के भूगोल के साथ साथ आगे हम विश्व भूगोल भी आपको पढ़ाएंगे। भारत के भूगोल के पहले चैप्टर में भारत की अवस्थिति और विस्तार यह चैप्टर है हम लोगों का। इसमें भारत का कुल क्षेत्रफल, अक्षांश देशांतर, मानक समय रेखा, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक हमारे देश से दूसरे देशों की सीमाएं, विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ समझ आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले विस्तार से शुरू करते हैं। भारत का विस्तार ये लद्दाख और नीचे तमिलनाडु, उसके बाद इधर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके पड़ोसी देशों में इधर पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार और बांग्लादेश। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप और ये लक्षद्वीप। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भारत की मुख्य भूमि, भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भी शामिल है। अगर विश्व में अगर क्षेत्रफल का प्रतिशत देखें तो हमारा जो ये भारत है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भाग पर स्थित है। विश्व के 2.43% भाग पर स्थित है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या रखता है अपने पास। भारत जो है पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या रखता है। और पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है। तो बाकी कौन देश हैं? पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद भारत। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। इस तरह से हम लोग भारत के क्षेत्रफल को देखें। और अगर देखा जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है भारत की 3,214 किलोमीटर। जबकि पश्चिम से पूरब अगर चले जाएं तो जो यह लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। यानी
गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो चौड़ाई है भारत की वो 2933 किलोमीटर है। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई भारत की चौड़ाई। अगर भारत को हम लोग देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, लेकिन इसमें भी थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि गोलार्ध को कई तरह से पूछा जाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत है। तो जो 0 अंश की अक्षांश रेखा है यानी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर में जो उत्तरी गोलार्ध है उसी में हमारा भारत है, यानी हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर गोलार्ध के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन जैसे ये 0 अंश की अक्षांश रेखा है वैसे ही 0 अंश की देशांतर रेखा है जो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। इसको कहते हैं 0 अंश की देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो 360 तो यानी इसके जो उस साइड में पैरेलल होगी जो रेखा वो 180 होगी। तो यहाँ से जितनी भी रेखाएं इधर होंगी 1 2 3 4 करके जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, यहाँ से हम पूरब जा रहे हैं तो पूर्वी देशांतर कही जाएंगी। इसलिए हमारा भारत 0 अंश देशांतर के पूरब में है, इसलिए देशांतर के दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर ये अक्षांश देखें और ये देशांतर देखें, अक्षांश और देशांतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत अक्षांश के उत्तर में यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच रेखा के पूरब में। तो हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा भारत उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब प्रश्न कैसे आता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अगर ऑप्शन में दे दे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो आप उत्तरी पर मारेंगे। अगर ऑप्शन में दे दे कि उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, तब आप उत्तरी पूर्वी में मारेंगे। तो ये गोलार्ध क्लियर हो गया कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात हम करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार जो हमारा है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। हमारा भारत जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट, जो इसे हलंत की तरह खींचते हैं, इसको हम लोग भौगोलिक भाषा में मिनट कहते हैं, ठीक है। तो 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी हमारा भारत 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देशांतर को देखें तो हमारा भारत अड़सठ अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हमारा भारत 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट
पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो सीधी सीधी बात है इसमें कि हमारा भारत को अगर देखा जा अक्षांशीय देशांतरी दृष्टिकोण से, तो हमारा भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। लेकिन इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ भी उत्तरी यानी भारत के दक्षिण हिस्से पोर्शन पर भी उत्तरी लिखा हुआ है, उत्तर में भी उत्तरी है, भारत के पश्चिम में भी पूर्वी देशांतर और पूरब में भी पूर्वी देशांतर कहते हैं। बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो इसको समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समझ है तो गलती नहीं होगी कहीं भी, अगर समझ नहीं है तो गलती होती है। इसलिए समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। वैसे आजकल बहुत लोग रट्टू तोता की तरह रट लेते हैं, तो इसको समझ लेते हैं ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। मान लिया ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में ये भूमध्य रेखा है, जिसको हम लोग 0 अंश की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 अंश की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। कैसे? यहां से जो है इसके पैरेलल अक्षांश रेखाएं आप खींचते चले जाइए, कुल 90 अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा 0 अंश यानी विषुवत रेखा से उत्तर जैसे जैसे हम जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है छोटी होती जाती है और अंत में जो है यह एक बिंदु पर जाकर के रुक जाती है, जिसको 90 अंश की अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और उसी तरह यहाँ पर नीचे आप वैसे ही कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींचते हुए आप चले जाएंगे एकदम पैरेलल। तो जो लास्ट में बचेगा वो बिंदु टाइप, ये हो जाएगा 90 अंश की दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब आपको समझना यह है कि यहां से ये जो भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो भी हैं, 1 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, 4 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, 80 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सब दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। जैसे 1 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा। करेक्ट? अब फिर समझते हैं। देखिए हमारा जो भारत है यहां है, मान लीजिए। अब आप बताइए, हमारा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो जो भारत के नीचे जो गुजर रही है रेखा, ये जो रेखा गुजर रही है, ये रेखा मान लीजिए 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कही जाएगी। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और ऊपर ये 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कही जाएगी, ये। और नीचे वाली 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके बाद यानी हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए नीचे वाला भी उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और ऊपर वाला भी उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब जरा देशांतर को समझ लेते हैं कि ये पूर्वी कहलाता है, वो भी पूर्वी कहलाता है। क्यों भाई? जीरो अंश की देशांतर रेखा, 0 अंश की देशांतर रेखा
जिसको हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं या प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो जो यह 0 अंश की देशांतर रेखा है, तो हमारी पृथ्वी गोल है, कोई भी गोल वस्तु 360 डिग्री का होता है, ठीक। तो जब कोई भी गोल वस्तु 360 डिग्री का होता है, इसका मतलब कि हमारी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 होती है। तो जैसे मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल में मान लीजिए कि एक इधर से 0 अंश की देशांतर रेखा, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, एक देशांतर रेखा जो खींचे हम वो 0 अंश की देशांतर हो गई। तो अब जो है जब एक दूसरे से, जब इधर हम जाएंगे पूरब दिशा में, तो 1 2 3 4 करके जो है 180, यानी जो 0 है इसके ठीक विपरीत 180, और फिर इधर से जब जाएंगे तो 180। मतलब ये कि जो ये है, यहाँ से हम चलेंगे पूरब दिशा में, पूरब दिशा में जब चलेंगे तो 180 जो ये रेखा होगी, ये 180 अंश की, ये ठीक इसके विपरीत में होगी, यानी फुटबॉल के ठीक विपरीत में 180, यानी जो 0 अंश की देशांतर रेखा है उसके ठीक विपरीत में कौन होगी, 180। तो अब यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जब चलेंगे, ठीक, मान लिया कि 180 हो गया, यानी 0 से चले और 180 पर पहुंच गए। तो जो पूरब में जा रहे हैं, तो जितनी भी 0 अंश देशांतर रेखा के पूरब में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। इसीलिए भारत की ये जो रेखा जा रही है पश्चिम साइड से, ये पूर्वी देशांतर है, जो कि 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। और भारत के पूरब से जो ये रेखा गुजर रही है, ये रेखा जो गुजर रही है, ये 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। मतलब ये कि भारत के जो पश्चिम वाला हिस्सा है, यह रेखा भी जो है आपकी, यानी भारत के बीच में जितनी भी रेखाएं हैं वो सब जो है पूर्वी देशांतर कहलाएंगी, राइट। यानी यहाँ से 180 तक जाएंगे तो पूर्वी देशांतर, और फिर इधर जाएंगे घूमते हुए, यानी इस दिशा में, इधर भी तो देशांतर रेखाएं होंगी। अब पृथ्वी के उधर से घूमते हुए आएंगे यहाँ 180 तक, तो ये पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। इसका फंडा जो है मैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा, और जल्द ही। तो ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का दक्षिणी वाला हिस्सा भी उत्तरी अक्षांश कहलाता है और उत्तर वाला हिस्सा भी उत्तरी अक्षांश, और ये पूर्वी देशांतर और ये भी पूर्वी देशांतर। तो ये तो बात हो गई देशांतरीय अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात, कि हमारा भारत जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो वो कौन से अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, समझ है तो कभी नहीं भूलेगा आपको, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा समय की बात हो जाए। समय को समझना भी ज़रूरी है। अब देखिए क्या है कि हमारा भारत का विस्तार यहाँ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, और ये पश्चिम और ये पूरब, हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब दिशा में घूम रही है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूम रही है, यानी ऐसे खड़े हैं तो इस तरह से हमारी जो है पृथ्वी घूम रही है। इस तरह से हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम पूरब, पश्चिम से पूरब, इस तरह से हमारी पृथ्वी घूम रही है, ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है कि सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा और बाद में सूर्योदय गुजरात में होगा। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो आखिर ये 2 घंटे का अंतर कैसे होता है,
इसको भी समझ लीजिए। ये 68 अंश 7 मिनट और ये 97 अंश 25 मिनट, इन दोनों के मध्य निकालेंगे तो कुल 30 देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत कितनी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो भारत 30 देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यानी यहाँ पर जो है 68 है, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 करते हुए 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। तो यानी यहाँ से यहाँ आने में सूर्य को, यहाँ से यहाँ आने में सूर्य को 30 देशांतर रेखा पार करना पड़ता है। एक्चुअल में मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सूर्य को यहाँ से यहाँ आने में 30 देशांतर पार करना पड़ता है। एक्चुअली में सूर्य नहीं आता, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। हमारी पृथ्वी मूव करती है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया ताकि आप समझें कि यहाँ से यहाँ आने में सूर्य को 2 घंटा लगता है, लेकिन सूर्य नहीं आता, हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब दिशा में। ठीक, तो अब समझना हमको ये है कि अगर ये 30 देशांतर रेखा है तो यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटा कैसे लगता है? तो सीधी सी बात है भाई, हमारी पूरी पृथ्वी यानी ग्लोब 360 डिग्री का होता है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक, और पूरी पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में 24 घंटा लगता है। जब 24 घंटा लगता है तो 24 घंटे को जब निकालेंगे तो 1440 मिनट होता है। यानी 1440 मिनट में हमारी पृथ्वी एक चक्कर घूम जाती है। तो 1440 मिनट में एक चक्कर घूम जाती है, इसका मतलब 360 डिग्री घूमती है। कितना देर में? 1440 मिनट में। अगर 360 से 1440 को डिवाइड कर दे तो 4 मिनट आएगा। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। दैट्स क्लियर? एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में सूर्य को 4 मिनट लगता है। अब समझिए, क्लियर हो गया ना कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में सूर्य को 4 मिनट लगता है। ठीक, तो अब जब 4 मिनट लगता है तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत 30 देशांतर के बीच स्थित है। तो जब 30 देशांतर के बीच स्थित है तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर को पार करने में 30 गुणे 4 यानी 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। क्लियर हो गया? यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटे का समय क्यों लगता है? तो अब समझिए कि यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटे का समय लगता है। चलिए भाई, मान लिया 2 घंटे का समय लगता है, तो क्या हम लोग सूर्य के हिसाब से अगर घड़ी को सेट कर दें तो टाइम सबका अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ सुबह अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्य उगता है, तो गुजरात में सुबह 7 बजे सूर्य उगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटे का समय लगा। सूर्योदय यहाँ 5 बजे उगेगा तो यहाँ सूर्योदय 7 बजे उगेगा। यहाँ सूर्योदय अगर 4 बजे उगता है तो यहाँ सूर्योदय 6 बजे होगा। मतलब 2 घंटे का समय लग रहा है। तो सूर्य के हिसाब से अगर घड़ी की टाइम अगर देखा जाए तो हर जगह अलग अलग टाइम होगा, जिसको हम लोग स्थानीय टाइम कहते हैं। तो आप ध्यान दिए होंगे स्थानीय टाइम। अच्छा, अभी बात उस पर करते हैं। तो अब आप बताइए कि अगर उस तरह से देखा जाए तो हर जगह घड़ियां अलग अलग टाइम बताएंगी तो हमेशा दिक्कत होगी। कभी
किसी के घड़ी में, यहाँ घड़ी में कुछ बज रहा है, यहाँ की घड़ी में कुछ बजना है, एरोप्लेन कब जाना है, या फिर जो है एरोप्लेन से कब जाना है, ट्रेन कब छूटेगी, दिक्कत हो जाएगी। और ये समस्या हमारी नहीं, सारे देश की समस्या है, सभी देश की समस्या है ये। तो जब सभी देश की समस्या है तो इस समस्या का निदान करने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। जैसे देखिए, हमारे देश की चौड़ाई है, पाकिस्तान की चौड़ाई है, अफगानिस्तान की चौड़ाई है, ये चीन हमारे 3 गुना बड़ा है, इसकी भी चौड़ाई है ना समस्या। पता चलता है कि एक और सुबह हो रहा है तो एक और जो है अभी अंधेरा है। तो ये समस्या, इस समस्या के समाधान के लिए एक मानक समय रेखा मान लिया गया। 68 और 97 के बीच में 82.5 है, आप निकाल कर देख लीजिएगा। 68 और 97 के बीच में 82.5 अंश की पूर्वी देशांतर रेखा को भारत मानक समय रेखा स्वीकार कर लिया। क्या? मानक समय रेखा स्वीकार कर लिया। अब इस मानक समय रेखा से यह हो गया कि इस पर अगर सुबह का 5 बजता है तो गुजरात की घड़ी भी 5 बजाएगी, भले यहाँ अंधेरा हो या जो भी हो, यहाँ की घड़ी भी 5 बजाएगी, यहाँ की घड़ी भी 5 बजाएगी, यहाँ की घड़ी भी 5 बजाएगी। यानी हमारा जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा स्वीकार किया गया है, यही मानक समय रेखा जो है हमारा जो है घड़ी का टाइम सेट इसी रेखा के आधार पर होता है। अब मानक समय रेखा से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग टच कर लेते हैं। जैसे हमारी मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, समझ लेते हैं। हमारी मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर यूपी के बाद यहां ये वाला हिस्सा एमपी, ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़, CHH मैं कर दे रहा हूं, छत्तीसगढ़, ये वाला हिस्सा उड़ीसा, और ये जो हिस्सा है आपका ये आंध्र प्रदेश। यानी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी 1 2 3 4 5, यानी हमारी भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, CHH, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, AP, आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको भी आपको जानना है और ये क्रम भी आपको जानना चाहिए। कभी कभी क्रम बैठाने को भी दे देता है, ठीक। या प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, और उसमें ऑप्शन दे देगा यूपी। मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उसमें ऑप्शन दे देगा यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा। तो स्वाभाविक सी बात है, झारखंड यहाँ है, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न ऐसे भी निगेटिव करके भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए परीक्षाओं में। हाँ, एक चीज और पूछा जाता है इससे कि हमारी मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो हमारी मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी और भदोही के गोपीगंज से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी, कौन सा स्थान है भैया? इलाहाबाद में नैनी और भदोही में गोपीगंज। अब तक यही दोनों पूछे जाते रहे हैं। पहले ये गोपीगंज आपका मिर्ज़ापुर में हुआ करता था, पुरानी किताबों में मिर्ज़ापुर दिया गया है, लेकिन अब यही है। आपको ये 2 नाम याद रखने होंगे, इलाहाबाद के नैनी और भदोही के गोपीगंज से होकर गुजरती है। उसके बाद
तो ये हो गया आपकी मानक समय रेखा। अब हमारी समस्या खत्म हो गई। मानक समय रेखा पर अगर सुबह का 5 बज रहा है तो पूरे भारत की घड़ी जो है 5 बजाएगी। लेकिन एक चीज़ बताइए, एक ऐसा त्यौहार बताइए जिसमें हम लोकल टाइम देखते हैं सूर्योदय का। एक ऐसा टाइम जिसमें हम लोकल टाइम देखते हैं। अरे भाई, नहीं याद पड़ रहा है? छठ का पूजा। हर जिले में हर कोई पेपर में, मोबाइल में देखता है कि यहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा, क्योंकि सूर्य भगवान यहाँ से जब चलना शुरू करते हैं तो यहाँ से यहाँ आने में सूर्य भगवान को 2 घंटे का समय लगता है। तो सूर्य भगवान जैसे जैसे आते हैं इधर, वैसे वैसे लोग अर्घ देना शुरू कर देते हैं। ठीक, वो अच्छा ही है। एक ही बार उग जाते तो सब लोग कैसे पिला पाते सूर्य भगवान को? तो सूर्य भगवान भी जो है धीरे धीरे आते हैं, तो जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे लोग अपना अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। ठीक, तो ये तो बात हो गई मानक समय रेखा की। अब लगे हाथ हम लोग कर्क रेखा की बात भी कर लेते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देखिए, ये हमारी कर्क रेखा कौन सी है भाई? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसमें भी 2-4 प्रश्न बनते हैं। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका गुजरात। गुजरात के बाद ये है आपका राजस्थान। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान। अब राजस्थान के बाद ये हो गया एमपी। राजस्थान के बाद ये एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, तो ये हो गया छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़, देखिए। उसके बाद करता था बिहार, 2 भागों में बट गया। ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया। तो ये झारखंड, यानी झारखंड। झारखंड, झारखंड के बाद ये है आप, जैसे ये झारखंड हो गया। झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर ये देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा। और उसके बाद लास्ट मिजोरम। मैं पश्चिम से पूरब आपको क्रम बताया हूँ। कभी कभी क्रम बैठाने को दे देता है, तो आप पश्चिम से पूरब चाहे पूरब से पश्चिम क्रम आपको याद कर लेना ज़रूरी है। तो जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब उसके बाद इस पर एक प्रश्न और बनता है, कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई एमपी में है। करेक्ट, याद रखिएगा। एक प्रश्न और इस पर बनता है कि वह कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है जो ठीक कर्क रेखा पर स्थित है? तो ये झारखंड है ना, झारखंड की राजधानी रांची। कौन सा बेटा? रांची। झारखंड की राजधानी ठीक कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी ठीक कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये नाम याद रखना है।
और कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा एमपी में है और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये दोनों कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन में कभी कभी दे देता है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन है, तो ऑप्शन में देगा जयपुर, इलाहाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद। तो आपको याद रखना होगा, अब तक जो ऑप्शन में आता है ये गांधीनगर, भोपाल, ठीक, इसलिए इस दोनों को जानना जरूरी है। और इस चैप्टर का दूसरा भाग दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और इसी के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।